नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। नाटो और रशिया क्या 2026 में परमाणु रिहर्सल की आहट सुनाई दे रही है? आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध कहां जा रहा है। 2026 वो साल बनने जा रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहेगा, बल्कि नाटो अब पीछे से समर्थन की नीति को छोड़कर सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया परमाणु टकराव की दहलीज पर खड़ी है या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव की राजनीति है? आज इस पूरी खबर के अंदर हम इस विशेष रिपोर्ट में यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध किस मोड़ पर है, नाटो की असली रणनीति क्या है और पुतिन की ताजा चेतावनियों का मतलब क्या निकाला जाए। असल में युद्ध की मौजूदा स्थिति 2026 का ग्राउंड रियलिटी ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2022 में, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच। फ्रंट लाइन बदली है लेकिन संघर्ष अभी तक थमा नहीं है। पूर्वी यूक्रेन, खासकर डोनाबास क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना हुआ है। रूस के कब्जे वाले इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों और ड्रोन टेक्नोलॉजी के सहारे जवाबी हमले लगातार कर रहा है। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में दो चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। पहली, युद्ध अब तेजी से जीत की नहीं बल्कि थकाने वाली स्थिति की ओर पहुंच चुका है। दोनों पक्षों की रणनीति अब सीधे टकराव से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाने पर है। रूस ऊर्जा और मिसाइल हमलों के जरिए दबाव बना रहा है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन और पश्चिमी सिस्टम के सहारे रूस की सैन्य क्षमताओं को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन असली बदलाव यहां नहीं है। अब चर्चा सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं है, बल्कि नाटो की इस पूरी क्षेत्र में भूमिका की है। असल में नाटो अब तक पीछे से यूक्रेन का समर्थन करता आया है, लेकिन नाटो की भूमिका अब जो समर्थन है उसका सीधा हस्तक्षेप को भी हमें समझना पड़ेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो ने शुरुआत से कहा, हम युद्ध का हिस्सा नहीं है लेकिन यूक्रेन का समर्थन करते हैं। समर्थन किस तरह का? हथियारों का, ट्रेनिंग का, खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने का और आर्थिक पैकेज का। असल में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सभी ने किसी न किसी स्तर पर सैन्य सहायता दी है यूक्रेन को। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान यह नीति स्पष्ट थी, सीधी सैन्य टकराव नहीं, लेकिन यूक्रेन को कमजोर नहीं होने देना है। लगातार यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन हासिल था। 2026 में सवाल उठ रहा है, क्या नाटो के कुछ सदस्य रेड लाइन के और करीब आ गए हैं? रूस बार बार कह चुका है, अगर नाटो सैनिक सीधे मैदान में उतरे तो इसे युद्ध की सीधी घोषणा मान लिया जाएगा। लेकिन अभी तक नाटो ने आधिकारिक रूप से कोई कॉम्बैट टुकड़ी नहीं भेजी, इसीलिए सीधा युद्ध फिलहाल औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है। पुतिन की जो चेतावनी है या वो जो बयान, ये किस रणनीति का हिस्सा है, अब उसको समझते हैं। असल में पुतिन ने हालिया भाषणों में एक बार फिर परमाणु विकल्प का जिक्र दोहराया था। यह पहली बार नहीं है जब पुतिन परमाणु जिक्र की बात कर रहे हैं। 2022 में अब तक कई बार रूस ने संकेत दिया है कि अगर उसकी क्षेत्रीय अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह हर विकल्प इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस की आधिकारिक परमाणु नीति कहती है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल केवल और केवल तब होगा जब राज्य के अस्तित्व पर सीधा खतरा मंडराने लगे। तो क्या अभी ऐसा खतरा मंडरा रहा है? अब तक के हालात में नाटो ने रूस पर सीधा हमला तो नहीं किया है। लड़ाई यूक्रेन की जमीन पर है, साथ साथ इसीलिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल होना फिलहाल नहीं लगता रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा और वैश्विक प्रतिक्रिया वाला कदम भी हो सकता है। इसको विशेषज्ञ इस तरीके से देखते हैं, डिटरेंस पॉलिटिक्स यानी डर के जरिए संतुलन बनाने की रणनीति मानते हैं रशिया द्वारा, क्योंकि जब रशिया बात करता है परमाणु हथियार की तो अमेरिका भी चेत हो जाता है। 2026 की क्या ये रिहर्सल का साल है? परमाणु रिहर्सल ये शब्द सुर्खियों में इसीलिए आया क्योंकि रूस और नाटो दोनों के हाल के महीनों में सैन्य अभ्यास तेज हुए हैं। रूस ने सामरिक परमाणु अभ्यास किए हैं, नाटो ने भी पूर्वी यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। तो कुल मिला के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सैन्य अभ्यास और वास्तविक युद्ध में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर बड़ा देश अपनी ताकत दिखाना चाहता है, दिखाता भी है, ताकि असली लड़ाई की नौबत ना आए और सामने वाले दुश्मन देश को मैसेज मिल जाए। यही परमाणु डिटरेंस का सिद्धांत है। इसीलिए हथियार दिखाए जाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। सबसे बड़ा जोखिम क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा सवाल जानबूझकर युद्ध नहीं बल्कि गलत अनुमान है।
अगर किसी मिसाइल हमले को गलत समझ लिया गया, अगर कोई ड्रोन नाटो क्षेत्र में गिर गया, अगर कोई बयान ज्यादा आक्रामक हो गया, तो तनाव अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में इतिहास बताता है कि बड़े युद्ध कई बार गलतफहमी की वजह से शुरू हुए हैं। कुल मिलाकर इस खबर का निष्कर्ष है डर, दबाव या वास्तविक खतरा। तो क्या 2026 में परमाणु युद्ध होगा? यह सवाल सबके जहन में है। तथ्यों के आधार पर देखें तो शायद नहीं, लेकिन अब तक कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं मिला है। रूस या नाटो तत्काल परमाणु टकराव चाहते हैं, ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन तनाव उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, बयानबाजी दोनों की तरफ से तेज है, सैन्य गतिविधियां सक्रिय हैं। यह दौर पूर्ण युद्ध से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव का दिखता है। दुनिया एक नाजुक संतुलन पर खड़ी है, जहां ताकत का प्रदर्शन ही शांति बनाए रखने का साधन बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध 2026 में निर्णायक मोड़ पर है। नाटो की हर चाल और पुतिन का हर बयान अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर रखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर आने वाले बड़े टकराव की प्रस्तावना? रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए और आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताएं। दुनिया की तेज और ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।